गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम प्लांट्स और एनिमल के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। तो आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, ये चैप्टर आपके बुक्स के को आप साइड में रख सकते हैं और एक मैं अच्छी कहानी आप लोगों के पास पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कठिनाई होती है। पढ़ने के टाइम उसे बुक्स बोझ लगने लगता है, कॉपी किताब में लिखने पे नींद आने लगती है। तो इन चीज़ों को साइड में रखते हुए हम एक स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से मेरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो इस स्टोरी से आप बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे, बहुत चीज़ को प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। तो कि बॉटनी या जूलॉजी या बायोलॉजी क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर का नाम मैंने दिया है बायोलॉजी विथ प्ले। बायोलॉजी जो है उसको हम गेम की तरह कैसे सीख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे लाइफ होता है, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है लाइफ, यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है लाइफ, और एक मैंने डायग्राम, स्मॉल डायग्राम बनाया है जिसमें कुछ प्लांट्स हैं, जिसमें नदी बह रही है, तो माइक्रोब्स होंगे इसमें, जैसे जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं या चिड़िया घूम रही है। ये सारे एक ही जगह पे हैं, एक हैबिटेट में हैं, और ये क्या, इनके पास क्या है, इनके पास लाइफ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास दो प्लांट्स हैं जिसमें बहुत अच्छा फूल खिला हुआ है। यहाँ एक हरा भरा गमला रखा हुआ है, इसमें भी एक फूल खिला हुआ है। तो ये सब क्या है, लिविंग है। और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी लिविंग हूँ। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लाइफ। और लाइफ जो ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होता है, ये होता क्या है। तो हम एक कहानी समझते हैं कि जैसे मैं यहाँ से निकलती हूँ, ये राजेंद्र नगर का इलाका है पटना का, जहाँ हमारा जुपिटर एकेडमी है। और इस जुपिटर एकेडमी से जब मैं निकलती हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो चलते रहते हैं। ये सारे लोग क्या हैं, लिविंग हैं, और इनके पास क्या है, लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ में एक एक स्टोरी है। देखिए बोर्ड पे सीता है, सीता से भी फैमिलियर होइए, ये आपकी एक फ्रेंड बनने वाली है, आगे भी सीता का जिक्र होगा। तो जो ये सीता है, ये क्या है, खुद से खाना खा सकती है, लिविंग है, रेस्पिरेशन कर सकती है, इसके बॉडी में सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम इस सीता को कंपेयर करें प्लांट से, तो प्लांट भी देखिए, एक हेल्दी प्लांट्स यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है, और ये प्लांट्स भी क्या कर रहा है, ये प्लांट्स भी लिविंग है। इट मीन्स दैट कि इसके पास भी वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं जो एक प्लांट में होना चाहिए। तो लाइफ में जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें होता क्या है, तो ये लिविंग थिंग्स इनेबल होते हैं किस चीज के लिए, लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। अब अगर हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, बहुत बेसिक में मैं लेके चल रही हूँ, तो क्लास 10th का एनसीईआरटी अगर आप उठाते हैं तो उसमें भी पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। जो आपको लाइफ मिला है उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, इस तरीके से आप तोड़ के समझ सकते हैं। तो ये लाइफ का जो प्रोसेस है, इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि आपको पहले तो हम समझ बायोमॉलिक्यूल में ही हमने पढ़ा था कि एलिमेंट से लाइफ बना हुआ है, सेल्स बने हुए हैं, सेल से ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, पूरा ऑर्गन सिस्टम सिचुएटेड है इन द वन बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम एक लिविंग सेल्स या लिविंग बॉडी कहते हैं। और उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी केमिकल प्रेजेंट होने के कारण हो रहे हैं, और ये केमिकल प्रेजेंट होने के कारण जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहे हैं, इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि लोकोमोशन की बात कर दें, जैसे कि रेस्पिरेशन की बात कर दें, जैसे कि डाइजेशन की बात कर दें, जैसे हमारा घूमना, सोचना, किसी बात को कहना, कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है तो पहले ही समझ जाना, कोई मेरे लिए हेल्दी कन्वर्सेशन करने वाला है पहले ही समझ जाना, ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमंस के पास एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं हमारे पास, और जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम
कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ बात करते हैं। जैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये प्लांट देख लो, इसमें लीव्स है, ये ग्रीन ग्रीन जो लीव्स है ये इसका फीचर हो गया। इसमें जो फ्लावर लगे हुए हैं ये क्या है, इसके फीचर्स हो गए। इसमें बहुत सारी कली है, देखिए आप देख सकते हैं, ये जो कली है ये क्या है, ये भी इनके फीचर्स हैं। उसी तरीके से अब हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं, ये प्लांट टोटली इस प्लांट से डिफरेंट है। जैसे कि आप लीफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके प्लांट में लीफ का डिजाइन अलग है और इसमें अलग है। ये कोई मूर्ख आदमी भी बता सकता है। उसी तरीके से ये बोलेंगे अगर किसी बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, कि बोलना जिसे आता है, कलर पहचानना आता है, उससे भी अगर हम पूछें कि इसमें कलर बताओ तो वो बच्चा बोलेगा कि ये येलो है और ये समथिंग रेड कलर दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 लिविंग हैं और जैसे कि मैं भी, तो हम 3 यहाँ पे क्या खड़े हैं, लिविंग हैं। पर मेरा जो मार्कर है ये क्या है, ये क्या चल सकता है क्या, नहीं, ये चल नहीं सकता। क्या ये इसको बोलेंगे बोलो, बोल सकता है क्या, नहीं, ये बोल नहीं रहा है। इट मीन्स दैट कि ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। उसी तरीके से मेरे पास एक बुक प्रेजेंट है। अब ये बुक भी क्या है, ये एक बुक, एक केमिस्ट्री की बुक है, तो ये बुक भी क्या है, ये भी एक नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से इस मेज पे 2 लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। जैसे इस फ्लावर को छुइए तो इसमें सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स दैट ये रिस्पॉन्स कर रहा है और ये क्या है, लिविंग फीचर है। बट क्या इस बुक में ऐसा होगा, नहीं, इस बुक में ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। तो जैसे बोर्ड पे एक सिंपल डिफिनीशन लिखा हुआ है और बच्चों आप डिफिनीशन के पीछे मत भागिए। जब आपको अगर नीट करना है या आप नीट तक ही मत सोचिए, अगर आगे आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं, तो आपको बुक साइड में रखना होगा और आपको प्रैक्टिकली इसको समझना पड़ेगा कि वो चीज़, वो जो बुक में लिखा हुआ है वो हमें पूरी दुनिया में लिविंग जो हमारे दुनिया अराउंड है इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो यहाँ लिखते हैं द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप आराम से बता सकते हैं। अब किसी भी हैबिटेट में आप चले जाओ, किसी भी हैबिटेट में आप चले जाओ और वहां पे आप एक पेन और पेपर ले लो। अब मैंने पेन ले लिया, पेपर ले लिया, किसी हैबिटेट का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप समझ लो। जैसे कि एक एरिया है और इस एरिया में ABCD नाम के लोग रहते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया इन लोगों के लिए क्या है, हैबिटेट है। अब ये जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट में हम काउंट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि कितने नंबर लिविंग हैं और कितने नंबर नॉन लिविंग हैं। तो इस लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। तो इस तरीके से हम अगर इस प्लांट्स की भी बात करें तो यहाँ पे ये प्लांट जो है वो क्या है, ये प्लांट जो है वो क्या है, लिविंग है। और अगर हम इस बुक्स की बात करें तो ये बुक क्या है, ये बुक नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से हम कहीं भी, अभी मैं क्लासरूम में हूँ तो मेरे पास इतनी चीजें हैं जिससे मैं डिफरेंशिएट करके आपको समझा सकती हूँ, लेकिन अगर आप अभी अपने घर पे बैठे हुए हैं तो वहां पे भी आप कलम कागज लेके बैठिए वीडियो लेक्चर सुनने के लिए, और जो चीजें आपको आती हैं उन्हें नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आप नया सीखते हैं, नया जानते हैं, कुछ नई चीजें आपको किसी भी वीडियो में मिलती है, तो उस चीजों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि आपको लगेगा कि आज मैंने 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन नई चीजों को सीखा है। तो इसी तरीके से आप इस बुक को देख सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है। और ये 2 प्लांट जो हमारे पास हैं, प्यारे प्यारे जो फूल हैं, ये प्लांट्स है, ये मैरीगोल्ड है और ये रोज प्लांट है, ये दोनों क्या है, लिविंग सिस्टम है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जब बात हम करेंगे तो उस वक्त होगा क्या, कुछ एग्जांपल्स आएंगे। तो ये एग्जांपल्स जो है इसको हम डिफाइन करते हैं और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से NCERT के 2nd पेज में ही ये डिफाइन किया गया है और वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन होता है। अब ये जो होता है एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, ये 3 जो हैं
ये लिविंग सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन के आधार पे, ग्रोथ के आधार पे, होम्योस्टेसिस के आधार पे आप किसी को लिविंग साबित नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्स की मदद से आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं। किसको डिफाइन करना है यहाँ पे? यहाँ पे हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, लिविंग क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो लिविंग सिस्टम, अगर कोई लिविंग है, जैसे ये लिविंग है, अगर इस प्लांट का एग्जांपल लेके हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम निर्धारित कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं जिसकी मदद से हम इसको लिविंग कहें। तो अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है लेकिन ये इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें ग्रोथ हो रहा है लेकिन ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसी तरीके से अगर इसमें ये होम्योस्टेसिस क्या हो रहा है, जैसे इसका प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है, इसमें लेंथ जो बढ़ रहा है, इस सिस्टम जो चलता जा रहा है, इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। और ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस इसको डिफाइन नहीं करता है कि ये लिविंग है। आगे अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म इसको डिफाइन करता है कि ये लिविंग सिस्टम में इसको रखा जाएगा, इस प्लांट को, मैरीगोल्ड के ये इस प्लांट को। अब उसी तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसे तोड़ना तो नहीं चाहिए, पर अगर एक तोड़ के अगर इस पत्ते को समझना चाहें तो यहाँ पे एक देखिए पत्ता है, और ये पत्ता, अगर इस पत्ता जो होगा ये, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे और इस सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से ही ये पूरा प्लांट बना होगा। तो ये पूरा प्लांट जो बना हुआ है, इस सेलुलर कंपोजिशन जो है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिविंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। उसी तरीके से अगर हम रिस्पांस की बात करें तो इसमें जो ये रिस्पांस करेगा, जैसे इसको अगर उठा के अभी हम धूप से हटा के रख दें कुछ दिन, तो इसमें रिस्पांस आएगा। इन्वायरमेंट के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, ये लगातार इन्वायरमेंट के टच में है और इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करने की वजह से इसमें रिस्पांस आएगा। अगर इसका मिट्टी सारा हटा देते हैं तो भी इसके फ्लावर में, इसके प्लांट्स में रिस्पांस आने लगेगा। इसको निकाल के पानी में रख देते हैं तो भी रिस्पांस आएगा। तो ये रिस्पांस हो क्यों रहा है? क्योंकि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। अब जैसा कि आपके पास यहाँ पे प्लांट आपको दिखता है, अब ये प्लांट तो यहाँ हमें दिख रहा है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे पास पहुंचा कैसे? इस प्रोसेस को ही इवोल्यूशन बोलते हैं। और अगर इस प्लांट के पेड़ को के जड़ को काट दोगे तो ये मर जाएगा, तो इसको क्या कहोगे? डेथ कहोगे। तो इस तरीके से अगर इस प्लांट में आप एक प्लांट का लीफ लेते हैं और इस प्लांट में बोलोगे कि ये प्लांट जो है, इसमें बताइए मैडम कि डीएनए होगा कि नहीं, तो आप भी आंसर कर सकते हैं कि डीएनए होगा। और अगर डीएनए है तो डीएनए का नेचर क्या है? रेप्लिकेशन करने का। तो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा। और ये प्लांट जो है ये क्या है? प्रोड्यूसर है, सेल्फ रेगुलेटर है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। और इसी तरीके से ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। बाबू एक बात तो पहले समझ लीजिए कि कोई भी लिविंग सिस्टम या नॉन लिविंग सिस्टम है वो भी क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ इरेगुलर 24/7 इंट्रैक्शन में है और रिएक्शन होते रहता है। अब हमें देखो पसीना अगर आता है गर्मी के वजह से, तो हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट के साथ हमारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है? इंट्रैक्शन कर रहा है। और इंट्रैक्शन होने के चलते ही बॉडी से सेक्रेशन हो रहा है, और सेक्रेशन को हम नाम क्या दे देते हैं? पसीना। इसी तरीके से ये भी क्या करता है? इंट्रैक्शन करता है। किसके? अपने सराउंडिंग के साथ। और जैसे ये इंट्रैक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा? अगर देखो ये इंट्रैक्शन नहीं करता तो धूप में क्या इसका फूल का पत्ता मुरझाता क्या? नहीं, कभी नहीं मुरझाता। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे कली सूख रहा है, ये सूखता क्या? देखो इसे हटा देना चाहिए, ये सूख रहा है। तो ये सूखा क्यों है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन होने के चलते इस पूरे प्लांट के रेगुलेटिंग सिस्टम में चेंज आया, और चेंज आने की वजह से ही क्या हो रहा है? इसमें ये अपने रूप को बदल रहा है धीरे धीरे। आगे लिखा हुआ है कॉन्शियसनेस, लोकोमोशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी लिविंग सिस्टम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एज वेल एज बहुत सारे इसमें से हैं जो कि नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट। अगर आप देखें किसी पहाड़ पे चले जाओ और पहाड़ पे जाने के बाद वहां खाली पैर जाओ तो तुम्हें क्या लगेगा? पहाड़ जो है वो धूप की वजह से गर्म हो जाएगा।
और गर्म होने के बाद उसमें क्या होने लगेगा, गर्म होने के वजह से वहां पे आप खड़े नहीं रह पाएंगे, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 1 घंटा खड़ा रह सकता है कोई, उससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो वो गर्मी पैर से क्यों आ रही है, पहाड़ गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि सन के लाइट को वो कैप्चर कर रहा है। अब सन का लाइट को कैप्चर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें, अब वो तो नॉन लिविंग था, उसको नहीं करना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, नॉन लिविंग होते हुए भी वो इंट्रैक्शन कर रहा है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो ये हम इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, ये क्या है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग में भी होगा। अब हम रिप्रोडक्शन के तरफ चलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर वक्त आप नीट का कोई भी बुक स्टार्ट कर लीजिए, 2016, 17, 2014, 12, हर टाइम, क्योंकि नीट जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लगा कि कुछ क्या स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो उस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो इस लाइन से क्वेश्चन जरूर होंगे, डेफिनेटली इस लाइन से पूछा गया है। क्यों, क्योंकि ये एक डेविएटेड टॉपिक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को बताया जाता है, लेकिन बहुत लोग को जब स्टेटमेंट को बदल के पूछ दिया जाता है तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं, और उस कंफ्यूजन का फायदा नीट उठाता है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन डाल देता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अगर बोला जाए कि किसी भी प्लांट्स को देख रहे हो और ये अगर अपने एग्जिस्टेंस को इन्वायरमेंट में मेंटेन रखता है, इसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अगर ये एग्जिस्टेंस यहाँ मेंटेन कर पा रहा है तो इसके क्या है, ये अपने जाति को सुरक्षित रख पाता है। और अगर ये यहाँ नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, तो आपके बुक्स में चला जाएगा ये, और बुक्स में जाने के बाद क्या दिखेगा, बुक्स में इसको पढ़ा जाएगा कि कभी जमाने में पहले ये इस तरीके के प्लांट्स हुआ करते थे, जैसे अभी डायनासोर बुक्स में चला गया है। तो अगर हम धरती पे नहीं रहेंगे और कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बुक्स में चले जाएंगे, और कुछ गलत काम भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, बुक्स या न्यूज़पेपर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन की बात करें तो एबिलिटी टू जनरेट सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जनरेट किया जा रहा है तो इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत मैं इंटरनली खींच के नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बस समझना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और लिविंग सिस्टम के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर एक इंसान था और इसके जनरेशंस की बात किया जाए, अगर ये जनरेशंस इसके बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये जनरेशंस में इसका जो डीएनए होगा, ये डीएनए लगातार ट्रैवल कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन, और डीएनए ट्रैवलिंग को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर ये डीएनए ट्रैवल कर रहा है 1 जनरेशन टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स, सिक्स टू सेवेंथ के बाद ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्टली हम 7 जनरेशन तक ही देखते हैं। मिनिमम कहाँ तक देखोगे, 3 जनरेशन, मैक्सिमम कहाँ तक देखोगे, 7 जनरेशन। 7 जनरेशन के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें कहा भी जाता है कि हमारे दादा परदादा का नाम कहाँ तक याद होना चाहिए, तो हमारे 6 पूर्वज पहले तक के लोगों का नाम हमें याद होना चाहिए, ये कहा जाता था। इस तरीके से कहावत बनाया गया था इस जनरेशन को समझने के लिए। तो यहाँ पे डीएनए ट्रैवलिंग कर रहा है, और ये डीएनए ट्रैवलिंग किस तरीके से कर रहा है, अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक को 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन पहुंचाया जा रहा है। और इसके लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको कि टाइप्स में चेंज कर देते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, 2 इंडिविजुअल से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिसको कि आप रिप्रोडक्शन फेज में देख सकते हैं। अब तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, अब हम कोरिलेट करेंगे कि ये लिविंग प्रॉपर्टी कैसे नहीं है। तो ये लिविंग प्रॉपर्टी इस तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन को तुम लिविंग प्रॉपर्टी में रखोगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह दोगे कि ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप ट्रांसजेंडर की बात करें
तो ट्रांसजेंडर को आप कहाँ रखेंगे? अगर आप स्टाइल्स की बात करें तो स्टाइल्स को आप कहाँ रखेंगे? जैसे कि घोड़ा होता था और घोड़ा और गधे को मिला के एक खच्चर बनाया गया, तो यहाँ पे मेल हॉर्स ले लो और फीमेल डोंकी ले लो, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगा वो मेल हॉर्स का होगा, मेल हॉर्स का डोमिनेंट जीन होगा, और फीमेल डंकी जो होगी ये क्या होगी? रिसेसिव होगी। तो इससे म्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे कि पहले के जमाने में क्या किया जाता था, गाड़ी तो थी नहीं इतनी, और गाड़ी नहीं होने की वजह से क्या किया जाता था, सामान ढोने का काम करने के लिए बहुत मुश्किल आने लगा, तो घोड़ा था और लोगों को घोड़ा महंगा पड़ता था, और गधा जो था वो उतना काम नहीं कर पाता था जितना घोड़ा करता था। तब लोगों ने घोड़ा और गधा से म्यूज बनाए, जो इसमें घोड़े की भी प्रॉपर्टी थी और गधे की भी प्रॉपर्टी थी। तो इस तरीके से ये सामान ढोने का काम करता था। बहुत हैवी वर्क, हार्ड वर्क जो भी होता था वो पहाड़ी इलाका में इसी से आज भी किया जाता है। आज भी आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे लोग इस पे बैठ के या घोड़े पे बैठ के बहुत दूर दूर तक सफर करते हैं। जो बंजारा होते हैं हमारे, वो भी सफर करते हैं। उसी तरीके से स्टाइल की बात करें, अगर किसी जो लेडीज है अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसको स्टाइल नहीं कहा जाता है, उसको कभी भी हम स्टाइल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम उस लोगों को कह सकते हैं स्टाइल जिनको कि जन्म से बांझपन है, वो अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो उसको क्या कहा जाएगा? स्टेरिलिटी कहा जाएगा। या अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास मेल एज वेल एज फीमेल में प्रेजेंट नहीं होंगे इन बॉर्न, तो उसको भी स्टेरिलिटी में रखा जाता है। और ये स्टेरिलिटी बताता है कि अगर आप रिप्रोडक्शन को कह देते हो कि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो फिर आप ट्रांसजेंडर को कहाँ रखोगे? आप स्टाइल को कहाँ रखोगे? इसलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। उन सबको इक्वेट करके हमने लिविंग सिस्टम को मेंटेन कर रखा है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम चलते हैं किधर? रिप्रोडक्शन के इस लाइन को भी पढ़ लो कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट। ये नॉट से ही तो सारा खेला नीट खेल रहा है आपके साथ। अगर जिसको भी नीट देना है और आप फाउंडेशन कोर्स से ही समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हमें कभी भी टारगेट बैच नहीं करना पड़े, कभी भी आपको टारगेट बैच नहीं करना पड़ेगा अगर आप फाउंडेशन को ही फाउंडेशन की तरह समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है नॉट। इस नॉट को पढ़ना है। अब हम बुक उठाते हैं, किसी स्टेटमेंट को देखते हैं और उसमें नॉट लगा देते हैं, तो हमें क्या कर रहा है? हम पढ़ाई करते हैं क्लासरूम में सीधे तरीके से और एग्जाम में पूछा जा रहा है उल्टे तरीके से, तो हमें उल्टे तरीके से भी प्रैक्टिस करके रखना है। अगर हम उल्टे तरीके से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो हमारा नीट हमारे हाथ में होगा। तो कैसे? तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे नॉट हटा देगा और बोल देगा रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, अगर रिवीजन नहीं किया हुआ होगा तो आप कंफ्यूज कर गए। यहाँ पे आपको नहीं समझ आया, यहाँ पे आपने आंसर आते हुए भी आपने गलत आंसर टिक करके आप आ गए। तो इस तरीके से आपको ये नॉट में बहुत खास ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ एनसीईआरटी ने नॉट लिखा है। आप रेगुलर सेल्फ स्टडी की आदत डालिए। और आज जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये फाउंडेशन कोर्स के लिए है, एज वेल एज 11th स्टूडेंट्स के लिए भी और 12th स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनको भी अगर कहीं भी डाइवर्सिटी आपने पढ़ा, जिन भी टीचर से पढ़ा, उसके बाद भी अगर आपको जरा सा भी कहीं डाउट लगता है या लगता है कि इस चीज के लिए टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ाए थे क्लासरूम में लेकिन हम ही कहीं ना कहीं गप कर रहे थे, हम ही कभी देर आ गए, हमारा ही क्लास छूट गया, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पे आपको वो चीज़ें एकदम प्रॉपरली समझ आएंगी कि कौन चीज़ों को मैं गलत समझ ली थी या मैं उस तरीके से नहीं समझ पाई जिस तरीके से हमें टीचर समझाना चाहते थे। आगे जो है यहाँ पे ट्रायल ह्यूमन की बात होगी, ट्रांसजेंडर की बात होगी, वर्कर ऑफ हनी बी। हनी बी की भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हनी बी की एक रानी होती है और वो जो रानी होती है हनी बी की, उसके साथ एक मेल जो मेल उसको रिप्रोड्यूस कर देता है वो तो उसी टाइम मर जाता है और बाकी जो मेल्स बचते हैं वो क्या बन जाते हैं? वर्कर बन जाते हैं और वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये जो वर्कर ऑफ हनी बी है ये फीमेल वर्कर ऑफ हनी बी होंगी, फीमेल होंगी ये, तभी तो रिप्रोड्यूस करेंगी। तो ये भी जो है ये स्टेरिलिटी को डिफाइन करता है। उसी तरीके से मैंने हॉर्स की कहानी आपको बताई। आज भी आप हिमाचल चले जाओ, आज भी आप कश्मीर चले जाओ, आप अमरनाथ की यात्रा पे जाइए,
आप चले जाइए वैष्णो देवी तो पहाड़ चढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे हमारे बूढ़े बुजुर्ग उस पहाड़ पे चढ़ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास साधन होता है कि आप घोड़े पे बैठ जाइए, आप खच्चर पे बैठ जाइए, और वो आपको यहाँ से वहाँ तक एरिया आपको कवर कर देगा। तो उस तरीके से लोग बैठ के अपने 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 मुकाम पे पहुँचते हैं। तो इस तरीके से इस म्यूज का भी एक कहानी है, ये भी हमारे समाज में बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। अब जब आप रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है इस चीज को जब आप समझ चुके हैं, तो अब हम ग्रोथ पे चलते हैं। ये भी VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये कैसे आप लोगों से छूटता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप सोचते हैं कि टीचर जब शुरुआत के दिनों में पहले चैप्टर पे बहुत जोर मारते हैं, क्योंकि आप जो फाउंडेशन बच्चे होते हैं वो 10th करके आते हैं, तो उनको बेसिक सिखाने के चक्कर में वो रिप्रोडक्शन ग्रोथ इतना बार बता देते हैं, इतना बार कि आप उसको बहुत इजी वे में लेते हैं, और फिर उसी इजी क्वेश्चन ही छूटते हैं नीट में। हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि हार्ड अगर 2018 में एक हार्ड क्वेश्चन को पूछा गया तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसके आंसर्स को सबने याद कर लिया, फिर वो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। तो उस तरीके से आपके इजी टाइप क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चंस थे, उसको आपने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं देने की वजह से वो क्या हो गया, सही आंसर जानते हुए भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो उस तरीके से हम ग्रोथ को भी इजी वे में नहीं लेंगे। यहाँ पे ग्रोथ होता क्या है, अब देखिए इसमें भी ग्रोथ हो रहा है और इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी ग्रोथ है, इसमें भी ग्रोथ है, दोनों क्या है, एक लिविंग प्लांट है। और इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, चलिए हम लोग चलते हैं एक ताजी सुबह की तरफ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये एक पहाड़ है जिसमें से सूरज निकल रहा है। यहाँ एक अच्छी सी प्यारी सी नदी बह रही है। यहाँ पे एक प्लांट्स है जिसमें कुछ आम लगे हुए हैं, आपको खाने का भी मन करता होगा। अब ये जो आम लगे हुए हैं, यहाँ एक सीता बैठी हुई है और वो स्टडी कर रही है, ये हंस भी रही है, और ये क्या कर रही है, हाथ में बुक्स लिए हुए है और ये पढ़ना चाह रही है। और यहाँ पे इतना फ्रेश इन्वायरमेंट है कि अगर ये जो कुछ भी पढ़ती है वो इसके दिमाग में तुरंत चला जाता है। तो यहाँ पे अब हम बात करें, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं लिविंग सिस्टम के, और कुछ एग्जाम्पल हमने सेट किए हैं नॉन लिविंग सिस्टम के। अब यहाँ पे सीता जो है उसको आप बोलिएगा कि ये जिंदा लड़की है, तो ये क्या है, लिविंग है। यहाँ पे प्लांट जो है लिविंग है, लेकिन ये माउंटेन जो है वो लिविंग है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस माउंटेन में भी ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ यहाँ पे जो डस्ट है ये बैठते जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के वजह से और यहाँ पे ये दबाव होने के वजह से ये धीरे धीरे इसके लेंथ को बढ़ते जाता है, ये लेंथ। और ये जो माइनर लेंथ बढ़ता है, बहुत माइनर, और ये बहुत सालों पे बढ़ता है, ये 1000 2000 साल पे हल्का, आपको पता नहीं चलेगा। जब भी आप जाएंगे पहाड़ देखेंगे वो तो उतना ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप जब उसके मेजरमेंट को मैनुअली जो साइंटिस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ दिखता है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में भी, तो ये क्या है, एक इर्रिवर्सिबल चेंज इन शेप। किसी भी शेप में अगर इर्रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, मतलब ये जो है और साइज इसका चेंज है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। अब ग्रोथ जो कैरेक्टर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो समटाइम्स शो ग्रोथ। तो नॉन लिविंग में भी ये कैरेक्टरिस्टिक जो है देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आप देखिए सॉइल इरोजन, मिट्टी यहाँ से उड़ रही है, उड़ के एक जगह पे जाके जमा हो गई, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि वहाँ ग्रोथ हो रहा है। जियोग्राफिकली उस चीज को ग्रोथ कहा जाएगा कि वहाँ पे मिट्टी जो हो गया वहाँ जमा हो गया, तो वो ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जिसमें कि ग्रोथ जो है वो लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट नॉट, मैंने पहले भी बोला नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉट आपको हमेशा याद रखना है कि नॉट जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है। नॉट किसके लिए यूज हो रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। और ये सारे
लाइंस जो आपको मैं पढ़ाऊंगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मैं दावा कर सकती हूँ कि इस साल भी जब भी पेपर लिया जाएगा वहाँ से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट 100% होगा, और हर साल होता है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात अगर आप करोगे तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमेशा कैसा ग्रोथ होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर आप कहीं भी देखते हैं, कोई पहाड़, कोई पर्वत या कहीं पे, तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर आप उठाते हैं तो वहां पे ग्रोथ कैसा होगा? बाहरी ग्रोथ होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो इसमें कैसा ग्रोथ होगा? इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको पूछ देगा ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आप आंसर क्या करेंगे? ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात हो जाए, इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात हो, तो वो क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इस ग्रोथ में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, आपको इस तरीके से याद रखना है। पहले अगर बोला जाए कि ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो बोलिएगा नहीं। अगर बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नहीं। इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर बोला जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ। अगर लिविंग सिस्टम, इस प्लांट की बात करें तो इसमें जो इंटरनल इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, इसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, फोटोसिंथेसिस इसमें हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, फ्लावर का खिलना, स्टेम का ये मोटापा बढ़ना, लेंथ बढ़ना, प्लांट्स जड़ से मजबूत होना, ये सब कुछ क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ में आता है। और ये ग्रोथ जो हो रहा है एक लिविंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। होम्योस्टेसिस एक वर्ड है। होम्योस्टेसिस को आप इस तरीके से बोलचाल की भाषा में सीख सकते हैं। जैसे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है? तो आपके दिल का धड़कना जो लगातार जब से आपका बर्थ स्टार्ट हुआ तो 1 मंथ से ही क्या होने लगा? दिल धड़कने लगा। तो ये दिल जो धड़क रहा है, आपका लीवर जो आपका फंक्शन कर रहा है, किडनी जो आपका फंक्शन कर रहा है, वो 1 सेकेंड भी सोता नहीं है। आप सो जाते हैं लेकिन आपका हार्ट चलते रहता है, लीवर चलते रहता है, ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा है, नर्व कंट्रोल कर रहा है, सारे हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है, हार्मोनल एक्शन अपने अपने जगह पे काम कर रहा है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स काम कर रहे हैं, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, जिस चीज को भी आप उठा लें। अगर इस प्लांट की बात करें तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, इस मिट्टी से, ये यहाँ पे मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या है? इस मिट्टी में वाटर है, इस मिट्टी में जो है सॉइल में न्यूट्रिशन है। इस न्यूट्रिशन को यहाँ पे हम डालते हैं और डालने के बाद इसके रूट से, देखिएगा इसके रूट से जो है प्लांट जो है वो क्या कर रहा है? इस वाटर और न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो वाटर अगर हम डाल के भी देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस प्लांट में क्या करेंगे? वाटर डाल रहे हैं, देखिए तो जरा इसमें वाटर डालिए। अब ये वाटर जैसे ही आप डालते हैं, यहाँ इस प्लांट में पानी हम डाल रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, प्लांट्स को पानी डालना चाहिए। ये प्लांट में जैसे ही पानी जाएगा तो इस प्लांट हेल्दी होगा। तो इस प्लांट में जैसे ही हम ये वाटर डालते हैं तो ये प्लांट क्या करेगा? उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, तो सॉइल्स जो हमारे पास, ये सॉइल्स जो प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो वाटर के साथ इसके रूट्स में क्या होगा? न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब होने लगेगा। अब जैसे ही ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या बोलना पड़ रहा है क्या इसको? ए प्लांट सुनो, जाओ वाटर ले लो, डाल दिए हैं। इसको कहना पड़ रहा है क्या कि न्यूट्रिशन खुद से? नहीं, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। खुद से ही इसको पता है कि मुझे कितना पानी लेना है, कितना न्यूट्रिशन लेना है, कब हमें स्टॉप करना है, कब स्टॉप कभी नहीं होता है, कब हमें धीमा करना है इसको, और रेगुलर वे में ये सिस्टम चल रहा है। तो इस प्रोसेस को एज वेल एज प्लांट या एनिमल होम्योस्टेसिस कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल में पहले आपको बता चुके हूँ, जैसे कि बोन का बनना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, बोन फॉर्मिंग बोन, उसके बाद बोन फॉर्म कर रहा है वो, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन को खत्म करने वाला। उस तरीके से आप अगर प्लांट में बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल में कंटेन एलिमेंट्स क्या है? मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम प्रेजेंट है और वो मैग्नीशियम एक्शन में है। इस एक्शन को कहना नहीं पड़ रहा है, ये खुद ब खुद काम कर रहा है। और ये खुद ब खुद जो एक्शन में काम कर रहा है, इस प्रोसेस को ही तो होम्योस्टेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को ही तो होम्योस्टेसिस बोला जा रहा है। रेगुलर वे में वर्क कर रहा है।
आगे लिखता है होम्योस्टेसिस इज नॉट, फिर आ गया, क्या आ गया, हम बार बार इस वर्ड पे जा रहे हैं, NOT, नॉट। इसी को तो देखना है, 4 स्टेटमेंट आपको दे के मूर्ख बनाता है, 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और 4 में से 1 सही रहेगा, 3 गलत रहेगा और सही वाले को छांटना रहेगा। और इसी में बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर सब्जेक्टिव स्टडी नहीं करने के वजह से, प्रॉपर तैयारी नहीं होने के वजह से, प्रैक्टिकल व्यू में बायोलॉजी को नहीं समझने के वजह से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। और फिर एक समाज में हवा बनाया हुआ है कि नीट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपरली एक बुक लेके सेल्फ स्टडी करके अपने माइंड को, अपने थिंक लेवल को बढ़ाते जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है और बायोमॉलिक्यूल में बहुत सारे एमिनो एसिड के बारे में हम पढ़े हैं। हम कार्बोहाइड्रेट अभी पढ़ाए तो नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। CH2O का हॉल वाइज का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात हो, जाइंट मॉलिक्यूल की बात हो, तो ये सब मिलजुल के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और उस न्यू कंपाउंड के फॉर्मेशन से पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया जा रहा है और इस प्रोसेस को ही तो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जितना भी इस प्लांट को आप देखिए, इसमें जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इसका एजिंग से लेके बर्थ टू एजिंग टू डेथ तक जो भी रिएक्शंस कंटेन होंगे वो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्लांट्स होगा, इस प्लांट में जो भी रिएक्शन हो रहा है ये करता कौन है, तो ये मॉलिक्यूल्स कर रहा है। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल सारे रिएक्शंस को कंटेन कर रहा है, तो वो कंटेन करने के बाद जो रिएक्शंस का चार्ट बन रहा है आपके पास, प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए, वो सारे चार्ट्स को मेटाबॉलिज्म के अंदर रखते हैं। प्लांट्स के लिए तो 3 ही इंपॉर्टेंट है। पहला आप कहो, प्लांट करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस, पहले अपने लिए खाना बनाएगा। खाना बनाने के बाद घर में पहले क्या बनता है, सुबह सुबह चाय, चाय बनाने के बाद नाश्ता, नाश्ता बनाने के बाद खाना। तो ये भी सुबह उठने के बाद क्या करेगा, अपने लिए खाना बनाएगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए इसके पास क्या क्या चाहिए, सन चाहिए। तो सुबह सुबह सूरज देवता निकल जाते हैं और इसको सन प्रोवाइड कराने लगते हैं, सन एनर्जी देता है, ये खाना बनाने लगता है। सन को आप चूल्हा समझ सकते हैं, चूल्हा जलता है, खाना बनना चालू हो जाता है। और जैसे ही खाना बनना चालू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस होने लगता है। अब क्या करो, बकरी आ गई यहाँ पे और इस पत्ते को खाना चालू कर दी। खाएगी तो क्या खा रही है, इस पत्ते से क्या ले रही है, वो एनर्जी। और उस बकरी को हम लोग क्या किए, मटन खाने का मन कर रहा है, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो अब मटन खा रहे हैं तो बकरी को काट के खा गए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके पास भी एनर्जी जा रहा है। तो ये एनर्जी जा क्या रहा है, ये एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कंज्यूम एनर्जी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो एटीपी इसने कंज्यूम किया वो बकरी को दे दिया इसने। बकरी ने अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो एटीपी कंज्यूम किया ह्यूमन को दे दिया। ह्यूमन ने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किया वो अपने लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसने उसको फॉरवर्ड किया। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैंने कलम पकड़ा हुआ है, जैसे कि मैं अभी बोर्ड पे कुछ लिख सकती हूँ, जैसे कि मैं चल सकती हूँ, जैसे मैं कुछ सोच सकती हूँ, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारा कुछ एक्टिविटी है और इसी को तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये लाइफ प्रोसेस जो है ये क्या है, मेटाबॉलिज्म के कारण जो हमारे पास एटीपी कंज्यूम हो रहा है, इसी के कारण हमें ये मिल रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ओवरऑल बायोकेमिकल, जितने भी ओवरऑल ले लिया गया, कभी भी साइंस में अप्रॉक्सीमेशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ लिखते हैं ओवरऑल जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है ये सारे मेटाबॉलिज्म है। और ये मेटाबॉलिज्म जो है ये ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, टेक्स प्लेस होता है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रिप्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा ग्रोथ और तीसरा क्या पढ़े, मेटाबॉलिज्म पढ़े।
जैसा कि हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको बच्चों आता है क्वेश्चन कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये नहीं आएगा, लिखा रहेगा कि इसमें से सही चुनिए गलत चुनिए, लिखा रहेगा मेटाबॉलिज्म इज अ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और हर चीज़ नोट करके लिखा रहेगा और उसमें गलत चुनना रहेगा और जो सही वाला होगा उसको गलत किया रहेगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से यहाँ लिखा जाता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है काम। ये प्लांट्स के बाहर दिखता है क्या कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नहीं, पर ग्रोथ आप देख सकते हैं, तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसप्रेशन हो रहा है, एगेटेशन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, एसेंट ऑफ सैप या जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस आप देख नहीं सकते। और जैसे ही आप ये रिएक्शंस को देख नहीं पाएंगे तो ये रिएक्शंस जो हैं इनको कहाँ ले जाएगा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक ग्लास में वाटर लिया है, ठीक है। अब ये पानी जो है, ये पानी H2O कहते हैं इसको, और ये केमिस्ट्री वाले सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, या ये सारी बातें आपको केमिस्ट्री में सीखे होंगे आप या सीखेंगे आगे चल के। तो हम अभी इतना कुछ मुझे तो ना आता है, मुझे बस इतना पता है कि ये पीने से, इससे मेरी ज़िंदगी बच सकती है और ये हमें पीने के लिए मिला है, और इसमें हम किसी चीज़ को अगर इसका कलर बदलना है तो इसमें हम कुछ मिला देते हैं तो कलर बदल जाता है। एक मूर्ख आदमी इतना ही कुछ जानता है कि अगर इस पानी में कुछ कलर मिला दो तो ये पानी का कलर जो ट्रांसपेरेंट है वो बदल जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तो कोई कलर है नहीं, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टडी के रिलेटेड, तो मैं एक पानी डालती हूँ। अब जैसे ही इसको मिलाओगे, जैसे ही इसको मिलाते हो किसी चीज़ से, मार्कर से मिला लो, जैसे ही इसको मिलाते हो, अब आवर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं, इसको सिंपली वे में आपको अगर समझना है तो हम पानी लिए और इसमें कुछ लिक्विड ऐसे डालते हैं, और डालने के बाद इसको क्या करते हैं, इस मार्कर से थोड़ा मिलाते हैं, देखिए, और इसका कलर क्या है, ग्रीन हो गया। तो अब बताइए, जो सिंपल वाटर आपने देखा था उसमें कुछ कलर मिलाने के बाद इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। इसका मतलब कि आप ये तो समझ सकते हैं, ये तो थिंक कर सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ है, इसमें कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहा है। तो ये आउटर रिएक्शंस हैं, इसको हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शंस। और जब यही प्लांट्स के अंदर हो रहा है, जब यही रिएक्शंस प्लांट के अंदर हो रहा है, तब इस रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो प्लांट के अंदर हुआ तो क्या कहा गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन, और बाहर हुआ तो क्या कहा गया, केमिकल रिएक्शन। तो ये जूस की तरह दिख रहा है, ग्रीन जूस की तरह, बाबा का, रामदेव बाबा का जूस है, ठीक है, एलोवेरा का। तो ये जो है, ये जूस जो मैंने हमें केमिकल रिएक्शन करके बनाया है, तो ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कब बोलेंगे, जब रिएक्शन बाहर हो रहा है, और जब बॉडी के अंदर यही केमिकल्स के द्वारा रिएक्शंस होंगे तब क्या बोलोगे बच्चे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा कहाँ, बाहर होगा क्या, नहीं। अब तो आपको इतना बात जरूर समझ आ गया कि आपसे अगर कोई पूछे कि बच्चा बताओ मुझे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होता है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होगा बॉडी के अंदर होगा। प्लांट्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, मेरे ह्यूमन के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है। और अगर यही मेटाबॉलिक इसी केमिकल्स की मदद से अगर हम बाहर रिएक्शन बना लिए तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, इस जिस बॉटल में हमने बनाया है इसको क्या कहोगे, ये एक केमिकल रिएक्शंस है। तो अब आपको अच्छे से डिफाइन हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या अंतर होता है। अब जैसा बोर्ड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जिसको कि बोला जा रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो अगर किसी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को हम बताना चाह रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सेल की, कि अगर किसी के पास सेल है तो वो लिविंग है, अगर इसके पास सेल नहीं है तो ये लिविंग नहीं है। जैसे
ये प्लांट्स है, प्लांट सेल प्रेजेंट है तो ये लिविंग है। ये मार्कर बेचारा इसके पास एक भी सेल नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लास 6 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चों को इसी तरीके से बताया जाता है कि लिविंग सेल जिसमें होगा बाबू वो लिविंग हो जाएगा और जिसमें नहीं होगा वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझना होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो अगर किसी सेल के द्वारा किसी सेल ने ग्रुपिंग किया, टिश्यू बन गया। टिश्यू ने ग्रुपिंग किया, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन का जब ग्रुपिंग होने लगा, ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो इस तरीके से सारे सेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो सेल लोगों ने बात की। उन्होंने कहा कि देखो हम लोग जो हैं, हम लोग को काम बांट दो। काम बांटने को बायोलॉजी में नीके कहा जाता है। तो हम लोग को काम बांट दो। अगर काम नहीं बांटोगे तो एक आदमी ज्यादा काम कर लेता है और एक आदमी काम ही नहीं करता है। तो इस तरीके से झगड़ा होने लगा किसमें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तब उन्होंने क्या कहा कि हम स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मेशन करते हैं। उनको दूसरा काम करना नहीं आएगा, उनको वही काम सिखाया जाएगा। वो वही काम के लिए बने होंगे जिस काम के लिए मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। कार्डियक सेल हार्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। नर्वस सेल न्यूरॉन सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंडोक्राइन सेल, एक्सोक्राइन सेल, लोकोमोटरी में आप आ जाओ। लोकोमोशन में आप बोन्स की बात करो, आप स्केलेटन की बात करो। तो स्केलेटन क्या मसल्स का काम करेगा? नहीं। मसल्स क्या स्केलेटन का काम करेगा? नहीं। कार्डियक क्या नर्व का काम करेगा? नहीं। नर्व क्या कार्डियक का काम करेगा? नहीं। इसी तरीके से लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं, वो किडनी का काम करेंगे क्या? नेफ्रॉन का काम करेंगे? नहीं। तो इस तरीके से सेक्शन को बांटा गया और हर एक ऑर्गन में एक उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेल दिया गया। सेल्स को समझाया गया कि उनके लिए एक एक एक्टिविटी दिया गया है। उस एक्टिविटी को थ्रू आउट द लाइफ आपको कंटेन करना है टिल द डेथ। आपको इसको लेके चलना है। तो उस तरीके से सेल जो है, पहले तो सिंपल सा लाइन है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो क्या है? हमारे जीवन का आधार है। अगर सेल है तभी लाइफ है, सेल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे आप दो प्लांट्स देख रहे हैं, तो ये दोनों प्लांट्स जो हैं ये दोनों भी सेल्स के बने हुए हैं। यहाँ मैं आपको पढ़ाए जा रही हूँ तो मैं भी किस चीज से बनी हुई हूँ? सेल से बनी हुई हूँ। लेकिन ये मार्कर अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा है। जैसे जैसे मैं लिखती हूँ ये बेचारा सर झुका के अपना काम करते जाता है। तो ये जो मार्कर है ये किसमें सेल्स है क्या? नहीं, इसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से कहा गया कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगा? सेल होगा। अब सिंगल सेल है तो आप यूनिसेलुलर, मल्टी सेल है तो मल्टी सेलुलर की तरफ आप जा सकते हैं, उसका यहाँ पे कोई नीड नहीं है। तो यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है। तो ये भी क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। किसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? ये लिविंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की। अब यहाँ पे अगर किसी सेल को तुम लेते हो, किसी सेल की बात करते हो, तो अगर सेल्स को कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देते हो, एक्सटर्नल स्टिमुलेट कर रहे हो उसको, तो ये स्टिमुलेशन जैसे ही करोगे, एक्सटर्नल लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुली इज प्रोवाइडेड टू द सेल, सेल रिस्पॉन्ड करेगा। और सेल जो रिस्पॉन्ड करेगा इट मीन्स डैट कि ये कॉन्शस है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखो, अगर इसको यहाँ से हिलाओ, फिर ये अपने जगह पे आ गया, हिलाओ अपने जगह पे आ गया। इसको जैसे ही हिलाते हैं फिर भी ये अपने जगह पे आ गया और ये हिलने लगा, देखो इसको हिलाने पे। तो ये जो है, जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद जो इसमें एक्टिविटी चेंज हो रहा है इसका, ये जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ये सेल, इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। और रिस्पॉन्स जो होता है वो कॉन्शियसनेस होता है, इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और कभी भी मैं बता दी हूँ कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डायरेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी करके नहीं आएगा, क्योंकि आप आंसर कर दीजिएगा तो हमेशा नोट लगा लगा के पूछेगा। तो आगे लिखता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ पे लिया गया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इट फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग एंड सम अदर मैमल्स में भी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, स्वतः जागृत हो जाना, इसी को कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस किसी में होगा तो आप नहीं कर सकते हैं कि वो
डिफाइनिंग। बहुत सारे केस में आप देखे होंगे कि मुर्दा जिंदा हो जाता है, मरा हुआ कब्र में से आदमी निकल जाता है, तो उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होने के बाद भी वो डेथ कर जाता है। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको नहीं लिया जा सकता है, इसको यहाँ पे नॉट डिफाइन कर देंगे। अब आप बात कर रहे हैं सेल सिस्टम की, तो सेल के पास तो अपना क्या है, डीएनए है, और डीएनए जैसे ही उसके पास है इट मीन्स दैट कि वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। सेल्फ रेप्लिकेशन तो उसका एक क्या है, उसका नेचर है, डीएनए का नेचर है। और डीएनए को ये भी आप बता सकते हैं कि डीएनए जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है। डीएनए को आप लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये सारी कुछ को डिस्क्राइब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आगे करेंगे, पर यहाँ पे हमें सेल सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। तो ये सेल जो सिस्टम है इसमें जेनेटिक सिस्टम भी होगा, मतलब कि इसके पास डीएनए भी होगा, और डीएनए जो होगा वो रेप्लिकेट करेगा, और जो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ये रेप्लिकेशन किसी ना किसी हैबिटेट में हो रहा है, ये अर्थ पे हो रहा है, यूनिवर्स के अंदर हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ रहा है। इस प्रेशर की वजह से ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट के साथ पहले रिएक्शन करेगा, और इन्वायरमेंट के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंट के साथ क्या करने लगा, रिएक्शन करने लगा। और जैसे ही आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ में अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसके अपोजिट भी रिएक्शन होगा, तो अपोजिट रिएक्शन को बच्चा क्या कह देंगे, यहाँ पे सेक्रेशन कह देंगे। तो जैसे ही इन्वायरमेंट रिएक्शन किया, तो इन्वायरमेंट रिएक्शन करने के बाद जैसे इन्वायरमेंट के साथ अगर ये, जैसे कि ये मार्कर है, ये इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ से कुछ ना कुछ सेक्रेशन होगा, ये एक फेनोमेना है। तो जेनेटिक सिस्टम में भी रिएक्शन हो रहा है और वहाँ से क्या होगा, सेक्रेशन होगा कुछ ना कुछ। और जो सेक्रेशन हो रहा है किसका, जो चीज़ होगा उसके बाद वही सिक्रीट करेगा ना। तो सिक्रीट क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड से बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और अगर उसको तोड़ के देखें तो एमिनो एसिड है। तो अगर ये सिस्टम जो बना हुआ है इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, एडवांस किया गया, अगर एडवांस कर दोगे तो टिश्यू बना लोगे। ग्रुप में आके ये लोग एक ही वही काम करने लगा तो टिश्यू बन गया। अब बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग काम करने वाले लोग थे, तो अलग अलग काम करने वाले लोग को जब एक जगह एक स्पेशलाइज्ड एक टिश्यू को जब स्पेशल क्राइटेरिया दिया गया तो ये ऑर्गन बन गया, और बहुत सारे स्पेशल ऑर्गन्स को एक जगह रखा गया तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। और सारे ऑर्गन सिस्टम को एक जगह जब हम बॉडी में एक जगह एसोसिएट कर पाए तो उसको इंडिविजुअल कह दिए। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जब हम अपने सेल को, जब हम अपने जीन को, जब हम अपने डीएनए को एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस जाने के प्रक्रिया में हमें बहुत सारा एक छोटा छोटा ब्रेकर मिला। ब्रेकर को हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कहें, और ये इससे भी एडवांस वे में हम इसको और आगे भी लेके जा सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद एबायोटिक कंपोनेंट। द ऑर्गेनिज्म और द सेल नॉट परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। तो ऑर्गेनिज्म और सेल जो होता है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ये एक्टिविटी, और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसका इंट्रैक्शन, जो भी यूनिवर्स में थिंग्स प्रेजेंट है वो सारे में स्लो प्रोसेस में या लॉन्ग प्रोसेस में, या कह सकते हैं रेट कहीं ज़्यादा और कम में, ये एक्टिविटी जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसके वजह से आप प्रेशराइज हो रहे हैं, इस एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से आप पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन लिविंग सिस्टम में क्या होगा, कम इफेक्ट आता है इन कंपेरिजन टू नॉन लिविंग। अब कहा जा रहा है कि एबायोटिक कंपोनेंट अराउंड द ऑर्गेनिज्म और सेल कंट्रोल देयर एक्टिविटी। अब हमने पहले पढ़ा कि ये कंट्रोल नहीं भी करता है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये कंट्रोल करता भी है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको तो आपको लगेगा कि हम आंसर क्या करें, पहले तो मैडम बोली कंट्रोल नहीं करता है, अभी कह रही हैं कि कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आपको फिर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, ऐसे नीट में क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको रेशियो में आंसर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो सेल्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड एबायोटिक कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म और सेल बिकम अनकंट्रोल्ड। यहाँ पे ये दोनों बात इन्होंने लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, इसमें
एबायोटिक कंपोनेंट और जो एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो सेल सिस्टम को कंट्रोल करते भी हैं और नहीं भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वेरिएशन देख लेंगे। वेरिएशन इस तरीके से देखेंगे कि उसमें हम चूज कर लेंगे कि कौन सा हमारे सेल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है और कौन सा सेल सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बच्चों, मैं आपसे एक बात इसको स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जब बात होती है तो बहुत लोग कहते हैं कि बायोलॉजी रटना पड़ेगा या बायोलॉजी को थ्रू आउट स्टडी करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इसमें थ्योरी बहुत है, इसको बायोलॉजी वाले जो टीचर्स होते हैं उनके बारे में भी बोला जाता है कि आपको तो बस लिख के पढ़ा देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप मैजिक की तरह बायोलॉजी को लेते हैं, अगर मैजिकल व्यू में आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट करने से पहले आपसे बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट समझा कि यहाँ से आपको मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है टैक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमी, और हर साल कहीं से भी क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, टैक्सोनॉमी से एक इजी क्वेश्चन आता है। और मुझे लगता है 50% स्टूडेंट जो नीट में बैठते हैं वो यहाँ से गलत करके आते हैं, इजी के चक्कर में गलत करके आ जाते हैं, और बाकी सही जो पढ़ते हैं वो सही करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि मैंने पूछा बहुत सारे बच्चों से कि प्लांट डाइवर्सिटी तुमको कैसा लगता है, तो पढ़ने में तो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है लेकिन इतना लॉन्ग टॉपिक है कि अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ टैक्सोनॉमी से लेके मोनेरा तक तो फिर एल्गी वगैरह हम भूल जाते हैं, और जब एल्गी पढ़ने के लिए और उधर प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो इधर वाला भूल जाते हैं। ऐसा भी बच्चों का शिकायत आया, तो मुझे कुछ लगा कि इसमें इनोवेटिव करना चाहिए और इसको मैंने थोड़ा गेम की तरह, थोड़ा कहानी की तरफ मोड़ के इसको समझाने की मैं कोशिश की हूँ, आपको अच्छा लगेगा। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी होता क्या है? तो यहाँ पे टैक्सिस और नोमोस ये वर्ड में इसको तोड़ा गया। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और इसको कहा जाता है लॉ। अरेंजमेंट ऑफ लॉ को क्या कहा गया? टैक्सोनॉमी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं और आके यहाँ दो नाम लिखते हैं। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। राम और श्याम पढ़ रहा है। राम बैठा था 8 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ने के लिए और श्याम बैठा था 9 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ने के लिए। तो अब राम और श्याम में डिफरेंस क्या है? तो राम ने क्या किया कि पढ़ाई की और बुक्स ऐसे फेंक के, आप लोग भी ऐसा करते हैं अपने घरों में, बुक्स ऐसे फेंक के रख के चला गया। तो जैसे ही ये बुक्स इसने ऐसे फेंका तो उसकी माँ आई, जैसे कि हमारी माँ आती है घर पे, और इसको उठाना चालू की। और जैसे ही इसको उठाना चालू की तो उनका एक लॉ था, जिस लॉ के हिसाब से उन्होंने इस बुक्स को इस तरीके से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उन्होंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना उचित समझा कि ऐसे रख देंगे तो फिर जब उसको पढ़ाई करना होगा तो वो पढ़ लेगा। तो ये हुआ अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस अरेंजमेंट को देखा है। अब क्या हुआ, अब श्याम की बात आई, फिर श्याम ने पढ़ाई स्टार्ट की कितने बजे? 9 बजे, और उसने भी इसको इस तरीके से फेंक दिया, ठीक है। तो उसने भी पढ़ाई की 1 घंटा और फिर फेंक के खेलने चला गया। फिर उसकी माँ आई, श्याम की माँ, उसने भी क्या किया, इसको उठाना चालू किया बच्चों, और इसको उठाने के बाद इसको अरेंज किया और अरेंज करके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रखूंगी, मैं ऐसे रख दूंगी, इसको यहाँ रखूंगी इस तरीके से। तो ये आपने देखा कि राम की माँ ने बुक्स को कैसे रखा, इस तरीके से, और श्याम की माँ ने इसको कैसे रखा, इस बुक्स को इस तरीके से रखा। तो ये दोनों के अरेंजमेंट में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो टैक्सोनॉमी है क्या? तो यहाँ पे 2 प्लांट्स भी रखे हुए हैं। अब इस टैक्सोनॉमी जो है, इसको वर्ड को हम डिफाइन करते हैं टैक्सिस और नोमोज में। तो जैसे ही हम टैक्सिस की बात करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे, अरेंजमेंट तो आप बहुत अच्छे से समझ गए कि राम की माँ ने अरेंज किया कैसे, इस बुक्स को ऐसे, और श्याम की माँ ने इसको कैसे अरेंज किया, इस बुक्स को ऐसे अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने 2 लोगों में ही डिफरेंस देखने को हमें मिल गया। अब 2 लोगों में जो डिफरेंस हमें मिला, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है उनके लॉ को,
कि राम की माँ का लॉ क्या था कि हम बुक्स को इस तरीके से रखेंगे। अरेंज उन्होंने भी किया, लेकिन उनका लॉ इस तरीके से था कि हम इस तरीके से ही बुक रखेंगे। श्याम की माँ ने भी बुक्स को अरेंज किया और अरेंज करके उन्होंने क्या कहा कि हम बुक्स इस तरीके से रखेंगे। तो ये जो लॉ है, कानून है, तरीका है बुक्स को रखने का, इसी को हम क्या कहते हैं, नोमोज एक वर्ड दिया गया है। और लॉ, जो टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी चीज की, वो डेड लैंग्वेज में होती है। इसलिए डेड लैंग्वेज में दी जाती है, क्योंकि वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो कोई और यूज नहीं करता है और उसका कुछ ना कुछ टर्म हो जो कि उस वर्ड को रिलेट करता हो। तो इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ लॉ को हम समझ सकते हैं, टैक्सोनॉमी को समझ सकते हैं। तो पहले के जो लोग थे वो अरेंजमेंट को नहीं समझ पाते थे। अब जब प्लांट मिला तो इतने सारे प्लांट्स थे, एक इंसान उसको पूरा पढ़ नहीं सकता था, तो उस प्लांट्स के अरेंजमेंट के लिए हमें एक लॉ बनाना पड़ा, कुछ रूल्स बनाने पड़े, क्योंकि अगर रूल्स नहीं होता तो सब अपना रूल बना लेता, और जब सब लोग रूल बनाता तो कोई किसी का रूल मानता नहीं, कहता कि नहीं हम क्यों गलत हैं, आप क्यों नहीं गलत हैं, हम क्यों नहीं सही हैं, आप क्यों सही हैं। तो इस तरीके के लॉ को एक फ्लक्चुएशन आने की वजह से साइंटिस्ट लोगों ने एक असेंबली किया और एक जगह उन्होंने अरेंजमेंट के लॉ को प्रोसीड किया। तो यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 प्लांट प्रेजेंट हैं और ऐसे पूरे अर्थ पे कितने हैं, तो 1.7 to 1.8 मिलियन जो प्लांट है वो डिस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब प्लांट कितने हैं, तो 1.7 to 1.8 मिलियन है। और 70 लाख जो है, 7 मिलियन जो है वो एस्टिमेट किए हुए हैं कि इतने प्लांट हो सकते हैं। लेकिन प्लांट के बारे में कि उसका एनाटॉमी क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताया जब गया है वो कितना है, 70 लाख, 7 मिलियन है, जिसमें कि 1.7 to 1.8 मिलियन क्या है, डिस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1.2 मिलियन क्या है, एनिमल है, मतलब एनिमल डाइवर्सिटी, ये आपके जूलॉजी में आ जाएगा। और 0.5 मिलियन जो प्लांट्स हैं वो कहाँ है, प्लांट डाइवर्सिटी में। ये दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम 2 प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो ये दोनों प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे प्लांट्स तो कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन प्लांट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, हमारे पास तो 2 प्लांट हैं। तो हम 2 प्लांट्स की बात करें तो देखो इसका फ्लावर भी अलग है, इसका भी फ्लावर अलग है, इसका लीफ स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी लीफ स्ट्रक्चर अलग है। इसके स्टेम जो है वो वो इसका थोड़ा मोटा है, इसका स्टेम बहुत पतला है। ये एक बार में ऐसे तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये तुरंत से टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारा डिफरेंस मॉर्फोलॉजिकली भी बता सकते हैं। अगर किसी गार्डनर के पास जाइए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बायोलॉजी नहीं आता, उसको बॉटनी जूलॉजी नहीं डिफरेंस करना आता है, लेकिन अगर आप पूछेगा कि मैरीगोल्ड और रोज में हमको डिफरेंस बताओ, तो वो सारे कैरेक्टर को बता सकता है जो कैरेक्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं या बता सकते हैं। तो अब अगर किसी भी प्लांट्स को 100% पढ़ा जाता, ग्रुपिंग नहीं किया जाता, क्लासिफाइड नहीं किया जाता, उसको ब्रांच में नहीं रखा जाता, एक प्रोसीजर नहीं बनाया जाता, एक प्रिंसिपल नहीं बनाया जाता उसके क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम पूरे सिस्टम को पूरे जिंदगी एक इंसान का लग जाता और वो खत्म नहीं कर पाता। फिर उसके वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाता, उस डॉक्यूमेंट्री को दूसरा पढ़ता और पढ़ने के बाद जब तक समझता तब तक वो भी बूढ़ा हो चुका होता। तो इस तरीके से हम कभी भी खत्म नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल बनाया, एक लॉज बनाया, जैसे श्याम और राम की माँ ने बनाया था, उसी तरीके से उसको प्रोसीड करना। प्रिंसिपल बनाना का मतलब हम आज रूल बनाए कि मैं 5 बजे जगूंगी, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, मेरे लाइफ का प्रिंसिपल है। और प्रोसीजर क्या है कि मैं 5 बजे जग गई, ये क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। तो उसी तरीके से एक रूल को बनाया गया टैक्सोनॉमी के तहत कि ये प्रिंसिपल है, और उसके बाद जो है उसको प्रोसीड किया गया, उसको बायोलॉजिकली प्रैक्टिकली उसको फील्ड में प्रोसीड किया गया, तो उसको प्रोसीजर कहा गया। तो अगर प्लांट्स की बात करें हम, तो प्लांट 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.2 मिलियन एनिमल है, इनको एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी में रखा गया। इस तरीके से अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी का टर्म किसने दिया था, तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे AP डी कैंडली, और ये BHU में और एम्स में 8 क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी का टर्म किसने दिया, AP डी कैंडली ने। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था थ्योरी एलिमेंट्री डिला बॉटनिका। इस बुक में उन्होंने पूरे प्लांट के टैक्सोनॉमी का डिस्क्रिप्शन दिया था। ये टॉपिक हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे।